डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली को मिलेगी विकास की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करते हुए देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किया गठित। निदेशालय का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का लाभ, आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोकल फॉर लोकल को अपनाने पर दिया जोर। कहा, अपने गांव, अपने जिले और अपने प्रदेश में बनी चीजों को ही दैनिक उपयोग में खरीदें। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश जारी। कई इलाकों में जलभराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन्माष्टमी के अवसर पर कहा कि हम कन्हैया की पूजा करते हैं, उनके संदेश जीवन की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने गवालों से कहा, केंद्र की पूजा मत करो, वो तो बहुत दूर है। गोवर्धन को पूजा ही करो जो हमें सब कुछ देता है। गोवर्धन पर्वत गायों को घास देता है, यहाँ के पेड़ फल देते हैं, साथ ही कई तरह की औषधियाँ भी मिलती हैं। यही तो भगवान श्री कृष्ण का वोकल फॉर लोकल का संदेश था। उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने गांव, अपने ज़िले और अपने प्रदेश में बनी चीज़ों को ही दैनिक उपयोग में खरीदें। अगर हम अपने आसपास बनी चीज़ों को खरीदेंगे तो कारीगरों को, स्वयं सहायता समूहों और किसानों को फ़ायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वोकल फॉर लोकल, यही तो भगवान कृष्ण का संदेश है। आज के संदर्भ में कहें तो स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बनी चीजों को ही अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए खरीदो। अगर अपने देश में बनी चीजें खरीदोगे तो हमारे कारीगरों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एमएसएमई को, किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए हम संकल्प करें कि हम केवल स्वदेशी चीजें ही खरीदेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ लोग हमें समझौते के लिए दबाव बनाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया है कि कुछ भी हो जाए, किसानों, गरीबों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, समझौते के लिए दबाव डालने की भी कोशिश है, लेकिन भारत ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं, गरीबों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं, हमारे पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया है। ये पहल किसानों को योजनाओं का रियल टाइम लाभ, फसलवार व मौसम आधारित सटीक आंकड़े, डिजिटल मृदा हेल्थ कार्ड, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराएगी। मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद शुरू हुई ये पहल राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक और रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने देते हुए कहा कि कृषि रोड मैप के अंतर्गत बनाए गए इस निदेशालय का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराना, मौसम और फसलवार आच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता का पूर्व अनुमान करना और एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। इसके अलावा किसानों को मौसम का पूर्व अनुमान भी मिल सकेगा ताकि वे अपने खेतों के मौसम के अनुसार तैयार कर सकें। वहीं बिहार सरकार की ये पहल निश्चित ही किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके साथ साथ उनकी आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। सरकारी योजनाओं के लाभ आदि की मदद से जब किसान खेती करेंगे तो उन्हें अपनी फसलों से अच्छी पैदावार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में जिन मुद्दों पर फोकस किया उनमें खेती किसानी भी एक था। पीएम मोदी ने देश का खाद्यान्न के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्नदाताओं के योगदान की तारीफ की तो ये भी बताया कि किन किन मोर्चे पर भारत दुनिया में अग्रणी बना है। पीएम मोदी ने भारतीय किसानों के हितों में दुनिया के सामने डटे रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया तो बीते एक दशक में उनकी सरकार के द्वारा किसानों के हितों को कैसे संरक्षित किया गया है उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया तो देश के अन्नदाताओं के योगदान की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारत के किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का सीधा लाभ किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को मिल रहा है। आज भारत का स्थान है दूध, दलहन और जूट उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले नंबर पर। चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जियों में दूसरे नंबर पर। कृषि निर्यात अब 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। प्रधानमंत्री ने 100 सबसे पिछड़े कृषि जिलों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम धन्य धान्य कृषि योजना के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने मौजूदा हालात में दुनिया में जारी टैरिफ वॉर के बीच किसी देश का नाम लिए बिना फिर से स्पष्ट किया कि भारत के किसानों, पशुपालकों के हितों के लिए देश कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। पीएम मोदी ने अपने संशोधन में देश के किसानों के हित में सिंधु जल समझौते का पानी देश के किसानों को उपलब्ध कराने की बात कही तो उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से हो रहे कृषि निवेश का जिक्र भी किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में कृषि को लेकर बहुत बड़े रिफॉर्म किए गए हैं तो किसानों के हितों में बड़े फैसले लिए गए हैं। इन्हीं फैसलों का असर है कि भारत खेती किसानी के मोर्चे पर नए प्रतिमान गढ़ रहा है। भारत ने 353.96 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करके रिकॉर्ड बना दिया। किसानों को उनकी उपज की लागत पर कम से कम 1.5 गुना मुनाफा मिल रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार ने एमएसपी में लगातार इजाफा किया तो कृषि उपज की खरीद भी बढ़ाई।
किसानों को सीधी आर्थिक सहायता के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 20 किश्तों में करोड़ों किसानों के खाते में 3.90 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अब तक किसानों को 1.83 लाख करोड़ रुपए बीमा राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा 112 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार ने 93,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अब तक 7.71 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत करोड़ों किसानों को 25.17 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में कृषि अवसंरचना कोष का निर्माण करके ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की श्रृंखला से किसानों को हर जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश के कृषि सुधार के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई है, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से पृथ्वी के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के माध्यम से किसानों की उपज को बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मिलेट्स को बढ़ावा देकर पीएम मोदी ने भारतीय किसानों को नया बाजार दिया है। किसानों की अतिरिक्त आमदनी के लिए खेती के अलावा पीएम मोदी ने ब्लू इकोनॉमी पर जोर दिया है। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन से नया संबल दिया है। बागवानी और एथेनॉल खरीद से किसानों की आय बढ़ी है। तो पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का असर है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% है। बीते 11 वर्षों से जिस तरह से किसानों की आय बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, उसका ही असर है कि देश के अन्नदाताओं की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है और ग्रामीण समृद्धता का बड़ा आधार तैयार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसानों की आमदनी बढ़ाने में गन्ना महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन इसके लिए सही तैयारी और वैज्ञानिक तकनीक जरूरी है। गन्ने की खेती करने वाले किसान अगर अगस्त माह से ही व्यवस्थित तरीके से खेत की तैयारी और बीज चयन पर ध्यान दें, तो अक्टूबर-नवंबर में किए गए गन्ना प्लांटेशन से अधिक पैदावार मिल सकती है। इसके लिए मिट्टी की अच्छी तरह से जुताई कर उसमें नमी और उर्वरक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मिट्टी की जांच कर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें गन्ना उत्पादन के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद हों। खेत तैयार करते समय खरपतवार और पिछली फसल अवशेष को पूरी तरह साफ करना चाहिए। गन्ने की खेती में बीज का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानीय जलवायु और मिट्टी उत्पादकता वाली गन्ना लगाई जानी चाहिए। समय पर होती है। किसानों को रोग और कीट नियंत्रण की भी तैयारी करनी चाहिए। बीज बोने से पहले उसका उपचार करना और खेतों में संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा वर्षा होने पर खेत में पानी न जमे। गन्ने की खेती की सफलता काफ़ी हद तक समय पर किए गए कामों पर निर्भर करती है। अक्टूबर माह में किया गया प्लांटेशन अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम अनुकूल होता है और फसल तेज़ी से बढ़ती है। किसानों को कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही बीज और तकनीक का चुनाव करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार में लेख लिखा है। पीएम मोदी के लेख का विषय है विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता। विभिन्न क्षेत्रों में भारत कैसे तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है, तो रक्षा जैसे क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, इस पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात लिखी है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल को जीवन का मंत्र बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आजादी के महापर्व को 140 करोड़ लोगों के संकल्पों का उत्सव बताते हुए लिखा है कि लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं को नमन करने का अवसर मिलना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से भी परे सजा दी। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि एक विकसित भारत का आधार
आधार एक आत्मनिर्भर भारत भी है। आत्मनिर्भरता सिर्फ आयात निर्यात या रुपए, पाउंड और डॉलर तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता हमारी क्षमता से जुड़ी है और जब आत्मनिर्भरता कम होने लगती है तो क्षमता भी लगातार कम होती जाती है। इसलिए अपनी क्षमता को संरक्षित, बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कल्पना कीजिए अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या हम ऑपरेशन सिंदूर को इतनी तेजी की चिंता सताती रहती कि हमें आपूर्ति कौन करेगा, हमें जरूरी उपकरण मिलेंगे या नहीं, वगैरह। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं वे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे निरंतर अभियान का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री ने तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती भारत की ताकत का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फाइलें 50 से 60 साल पहले चलनी शुरू हुई थीं, लेकिन तब सेमीकंडक्टर अवधारणा को निरस्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज हमने सेमीकंडक्टर पर काम को मिशन मोड में आगे बढ़ाया है। जमीन स्तर पर 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर इकाइयां आकार ले रही हैं और 4 नई इकाइयों को हमने पहले ही हरी झंडी दे दी है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा में 30 गुना वृद्धि हुई है। हम जल विद्युत के विस्तार हेतु नए बांध बना रहे हैं ताकि हमें स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सके। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भारत आज हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 10 नए रिएक्टर तेजी से प्रगति कर रहे हैं। 2047 तक जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, जिस वर्ष को हमने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, हम अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। IMD ने मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर घंटा तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में भारी कमजोरी देखी गई। यहाँ 15 अगस्त को इसका भाव रहा 10,000 रुपए, जो 16 अगस्त को 1,000 रुपए लुढ़क कर 9,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भी सेब की खरीद में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 15 अगस्त को इसकी कीमत थी 10,500 रुपए, जो कि 16 अगस्त को 500 रुपए गिरकर 10,000 रुपए पर रुक गई। जबकि उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर मंडी में 16 अगस्त को सेब का भाव 20 रुपए चढ़कर 8,200 रुपए से 8,220 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों यानी 15 और 16 अगस्त को सेब का भाव 8,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है।
भाव पर नजर डालें तो लुधियाना, श्री गंगानगर और लालगंज मंडी में इस दौरान भिंडी के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि गुरुग्राम मंडी में भिंडी की आवक में मजबूती देखने को मिली। एग मार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में भिंडी के भाव इस तरह रहे। पंजाब की लुधियाना मंडी में 15 अगस्त को भिंडी का भाव रहा 1800 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1800 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 15 अगस्त को भिंडी का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 16 अगस्त को 2500 रुपए पर ही टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भिंडी के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 अगस्त को भिंडी 2100 रुपए पर बिकी। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भिंडी के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 16 अगस्त को इसका भाव 400 रुपए बढ़कर 1200 रुपए से 1600 रुपए हो गया। बात सब्जी की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। बंद कर लें। किसान सब्जियों के खेत से भी पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं।
रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।